आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। अपने सिलेबस में तो 27 अकाउंटिंग टर्म्स हैं, लेकिन इस 12 टर्म्स और एक्स्ट्रा सीखेंगे। उन टर्म्स पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उनके बारे में पता होने से अकाउंट्स समझने में सहूलियत होती है। तो सब ये जो 27 टर्म्स है जो CBSE के सिलेबस में है, पहले वो समझते हैं। पहला टर्म है एंटिटी। एंटिटी उसे कहते हैं वन हु परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो एंटिटी होता है। एंटिटी एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक बिजनेस हो सकता है, एक नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकता है। तो ब्रॉडली इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एंटिटी के नीचे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। इस तरह से समझना आसान हो जाएगा। पहला टर्म है एंटिटी, वन हु परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसके दो पार्ट्स हो गए, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। दूसरा टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी होता है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक पहला तो रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग एंटिटी। अगर किसी एंटिटी का किसी और एंटिटी के साथ रिलेशन है तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब विद इन एंटिटी, और एक्सटर्नल बिटवीन एंटिटीज। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को मोड ऑफ सेटलमेंट के बेसिस पर दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 कैश ट्रांजैक्शन एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। अब तीसरा टर्म हम लोग सीखेंगे अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अकाउंट का मतलब किसी पर्टिकुलर हेड, कोई भी अकाउंट हो, उस आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका डिटेल अकाउंट के अंदर होता है। फोर्थ टर्म हम लोग सीखते हैं कैपिटल। इस कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं और ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है क्लेम ऑफ ओनर्स इन द बिजनेस। बिजनेस के ओनर का बिजनेस में जो भी क्लेम होता है, मतलब बिजनेस को वो जो भी कैश या एसेट कुछ भी जो वो बिजनेस को दिया हुआ हो वो उसका क्लेम होता है, उसे कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। बिजनेस के एसेट्स में से बिजनेस की लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल होगा। अब अगला टर्म हम लोग सीखते हैं ड्रॉइंग। ये कैपिटल का ऑपोजिट है। अगर ओनर बिजनेस के कैश या गुड्स या एसेट कुछ भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, निकालता है, तो इसको ड्रॉइंग कहते हैं। अगला टर्म नंबर 6 सीखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब है क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी। तो बिजनेस के अगेंस्ट जो क्लेम हैं उनको लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटीज दो टाइप के होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल को ही कहते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आउटसाइडर का जो क्लेम बिजनेस के अगेंस्ट है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज वैसी लायबिलिटीज को कहते हैं जो बिजनेस को या एंटिटी को विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना होता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज वैसी लायबिलिटीज को कहते हैं जो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 12 मंथ्स बिजनेस को पे करना होता है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी ये भी समझ लेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी को कहते हैं जिसका होना किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है।
तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को बिजनेस में बैलेंस शीट में, बिजनेस के बैलेंस शीट में या फिर कोई भी बैलेंस शीट में एज फुट नोट दिखाते हैं, उसके नीचे दिखाते हैं, उसको लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाते हैं। अगला टर्म है एसेट। एसेट का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय एन एंटिटी बेनिफिटिंग इट। तो तीन बातें होनी चाहिए एसेट के अंदर। ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, दूसरी बात ओन्ड बाय एंटिटी होता है, एंटिटी इसका ओनर होना चाहिए, और तीसरी बात उससे बिजनेस को बेनिफिट होना चाहिए। अब ये जो एसेट्स हैं इसको चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला करेंट एसेट। करेंट एसेट वैसे एसेट को कहते हैं जिसका बेनिफिट बिजनेस को विदिन 12 मंथ्स मिल जाता है। नॉन करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को कहते हैं जिसका बेनिफिट बिजनेस को आफ्टर 12 मंथ्स तक भी मिलता रहता है। ये नॉन करेंट एसेट भी दो टाइप के होते हैं, टैंजेबल और इनटैंजेबल। टैंजेबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इनटैंजेबल जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तीसरे टाइप के एसेट को वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। जैसे माइंस है, क्वेरी है, जैसे जैसे उसे मिनरल को निकालते हैं उसका एसेट कम होता जाता है, इसको वेस्टिंग एसेट कहते हैं। और फोर्थ होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस ये वर्ड बना है फिक्शन से, मतलब इमेजिनरी, मतलब बिजनेस के बनने के पहले जो खर्चे होते हैं उसको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज, उसको फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। अब हम लोग अगले टर्म में आते हैं। अगला टर्म जो है, अगला टर्म मतलब टर्म नंबर 8, इसको रिसीट कहते हैं। मनी रिसीट का मतलब होता है मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स। तो ये रिसीट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग नेचर के होते हैं, कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से बिजनेस को मिलते हैं, और कैपिटल रिसीट्स एसेट को सेल करके या लायबिलिटी रेज करके, लोन बोरो करके कैपिटल रिसीट होते हैं। अगला टर्म नंबर 9 सीखते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज अमाउंट पेड और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स। ये एक्सपेंडिचर भी तीन टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो न तो एसेट बिजनेस के लिए न तो एसेट क्रिएट करता है न ही लायबिलिटी रिड्यूस करता है, ये रिकरिंग नेचर का होता है। इसका बेनिफिट विदिन 1 अकाउंटिंग ईयर बिजनेस को मिल जाता है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एसेट को एक्वायर करने या लायबिलिटी पे ऑफ करने से रिलेटेड होता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसका बेनिफिट ओवर मेनी ईयर्स तक बिजनेस को मिलता रहता है। अगला टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिक्सचर होता है, मतलब ये ह्यूज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट फ्यू ईयर्स तक मिलता रहता है। अब अगले टर्म में आते हैं एक्सपेंस। कई बार स्टूडेंट एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत केयरफुल रहना चाहिए इसमें। एक्सपेंस अमाउंट वैसे अमाउंट को कहते हैं, स्पेंड को कहते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस करता है, मतलब रेवेन्यू अमाउंट स्पेंड फॉर अर्निंग रेवेन्यू इज एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस जो है वो दो टाइप का होता है, एक को प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, दूसरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो जिसके लिए पे तो कर दिया गया है बट उसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जिसका बेनिफिट तो मिल चुका है बट उसके बदले में पे करना अभी बाकी है। ये टर्म नंबर 10 था। अब टर्म नंबर अकाउंटिंग टर्म नंबर 11 सीखेंगे। 11th टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड
और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? गुड्स का प्रोडक्शन करना, सेल करना, मतलब गुड्स को सेल करके, सर्विसेज को सेल करके, या इंसिडेंटल या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज से जो बिजनेस को पैसे मिलते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो वो इनकम होता है। मतलब ये टर्म नंबर 12 है। इनकम का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। अब अगला टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। ये प्रॉफिट दो टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू प्लस अदर इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेज। अगला टर्म है गेन। गेन और प्रॉफिट में कई बार कंफ्यूजन होता है। गेन होता है प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी, जैसे बिजनेस अपने किसी एसेट को सेल कर रहा है, अगर उस पर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे प्रॉफिट नहीं गेन कहते हैं। अब लॉस, अगला टर्म नंबर 15 है लॉस। लॉस का मतलब होता है टोटल एक्सपेंसेज प्लस टोटल एक्सपेंसेज माइनस टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम्स, इसको लॉस कहते हैं। अब टर्म नंबर 16 में आते हैं परचेजेज। परचेजेज का मतलब होता है कि वैसे गुड्स का परचेज जो या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए परचेज किया गया है या रीसेल के लिए परचेज किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि अकाउंटिंग में परचेज का मतलब ऐसे गुड्स के परचेज से है जो या तो बिजनेस दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करेगा या उसको रीसेल करेगा। अब परचेज का एक फॉर्मूला होता है, टोटल परचेजेज का मतलब कैश परचेजेज प्लस क्रेडिट परचेजेज। मतलब ये दो टाइप से परचेज होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। टर्म नंबर 17 में आते हैं परचेजेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। कई बार जो गुड्स परचेज हुए हैं वो डिफेक्टिव निकल आते हैं या किसी वजह से उसको रिटर्न कर देते हैं, तो इसको परचेजेज रिटर्न कहते हैं। अब टर्म नंबर 18 सीखते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स मतलब एसेट के सेल को सेल नहीं मानेंगे, गुड्स के सेल को ही सेल मानेंगे। और सेल्स का भी फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अगला टर्म है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब अगला टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है, सेल्स में से नेट सेल्स रिटर्न को अगर माइनस कर देते हैं तब जो अमाउंट बचता है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। ये टर्म ज़्यादातर कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें यूज होता है। अब टर्म नंबर 22 सीखते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। इसका मतलब होता है गुड्स और गुड्स लाइंग अनयूज्ड दो और अनसोल्ड। दो टर्म याद रखेंगे, गुड्स लाइंग अनयूज्ड और अनसोल्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक दो टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब गुड्स लाइंग अनयूज्ड और अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब गुड्स लाइंग अनयूज्ड और अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और इन्वेंट्री के तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला ओपनिंग रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स
इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अकाउंटिंग तैयार करने के लिए बिजनेस को बंद नहीं करते हैं। उस टाइम पर प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो कुछ प्रोडक्ट सेमी फिनिश होते हैं, उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है फिनिश्ड गुड्स। तो ये ओपनिंग स्टॉक के भी 3 कंपोनेंट हो गए, क्लोजिंग स्टॉक के भी 3 कंपोनेंट हो गए। अब टर्म नंबर 23 सीखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को डेटर्स कहते हैं, दूसरे को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो डेटर का मतलब होता है ए पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, और ट्रेड बिल्स रिसीवेबल होता है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। टर्म नंबर 24 है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है अमाउंट पेएबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ये ट्रेड पेएबल के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे गुड्स या सर्विस क्रेडिट में परचेज होता है, और बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस गिवन टू द क्रेडिटर, इसको इसको बिल्स पेबल कहते हैं। अब टर्म नंबर 25 सीखते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू या रिलेटेड टू स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी प्रोडक्ट, आर्टिकल और सर्विस एक्टिविटी से अगर कोई एक्सपेंस को रिलेट किया जा सके तो उस एक्सपेंस को कॉस्ट कहते हैं। अब अगला टर्म नंबर 26 है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट। अब ये जो वाउचर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक को सोर्स वाउचर कहते हैं, दूसरे को अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। जो सोर्स वाउचर होता है वो एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, और जो अकाउंटिंग वाउचर होता है वो सोर्स वाउचर के बेसिस पर बनता है, ये दिखाने के लिए कि कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। अब अगला टर्म नंबर 27 हम लोग सीखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस। ये 3 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और एक रिबेट, वो भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है। ट्रेड डिस्काउंट प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं और उसका पर्पस होता है सेल को बढ़ाना, सेल को इंक्रीज करना। तो नेट सेल या नेट परचेज निकालने के लिए ट्रेड डिस्काउंट को सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू से माइनस कर देते हैं। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर कोई एंट्री नहीं की जाती है। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो टाइमली पेमेंट के लिए होता है। अगर कोई डेटर टाइम पर पेमेंट कर देता है, तो उसे और एक डिस्काउंट देते हैं जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। और रिबेट जो होता है रिडक्शन इन प्राइस ड्यू टू अदर रीजंस। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है, तब उसको सेल करने के लिए उसके प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, जिसको रिबेट कहते हैं। अब ये जो कैश डिस्काउंट है वो 2 टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड जो कि बिजनेस अपने डेटर को करता है टाइमली पेमेंट के लिए, और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर बिजनेस अपने क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट कर देता है तो उसे जो प्राइस में रिडक्शन मिलता है उसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। अब ये 27 टर्म्स ऐसे हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग 12 ऐसे टर्म्स सीखेंगे जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो पता होने से अकाउंटिंग में हमें सहूलियत होगी, अकाउंटिंग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब तो वो पहला टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स, पहले डेट का मतलब समझ लेंगे। डेटर से जो अमाउंट मिलने वाला है वो डेट होता है। डेट
दो टाइप का होता है। अगर वो अमाउंट मिल जाए गुड डेट, नहीं मिले बैड डेट। अगला टर्म है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होता है एक स्टेटमेंट होता है एसेट्स बैलेंस को दिखाने का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस को दिखाने का एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जनरली एंड ऑफ द ईयर में ये स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस को दिखाया जाता है। अब ये नेक्स्ट टर्म हम लोग सीखेंगे। अगला टर्म है बुक वैल्यू। ये जानना भी बहुत जरूरी है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हुआ है जिस वैल्यू पर एसेट अक्वायर हुआ है, परचेज हुआ है, और उसमें से उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमेशा बुक वैल्यू पर ही दिखाए जाते हैं। अगला टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बड़ा कॉमन सा टर्म है अकाउंटिंग में, तो जिसको समझना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब जर्नल एंड लेजर, और जर्नल 8 होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। वो 8 क्या होते हैं? कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जर्नल प्रॉपर जिसको जनरल जर्नल भी कहते हैं। और दूसरा लेजर। लेजर का मतलब अकाउंट। तो जर्नल और लेजर को मिलाकर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अगला टर्म है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट जनरली टी फॉर्म में होता है। ऐसा होता है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर के टी के जैसा होता है। इसके लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। अब किसी भी अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, इसके रूल्स होते हैं जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे। अगला टर्म है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज और ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। अगर एसेट को यूज करते हैं तो उसका वैल्यू रिड्यूस होता है, अगर यूज नहीं करते हैं तब भी उसका वैल्यू रिड्यूस होता है। तो जो रिडक्शन इन वैल्यू है, रिडक्शन इन बुक वैल्यू, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब का एक फॉर्मूला बन सकता है कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अगला टर्म हम लोग सीखते हैं इंट्री। इंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड हैं उनको इंट्री कहते हैं। मतलब कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया तो वो इंट्री बन गया। अगला टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ऐसे पर्सन या ऐसे एंटिटी को कहते हैं जो अपने डेट को पे करने में एबल नहीं होता है। मतलब उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से कहीं ज़्यादा हो जाती हैं। और इसका अपोजिट है सॉल्वेंट, मतलब जो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में कैपेबल हो, मतलब जिसके पास लायबिलिटी से कहीं ज़्यादा एसेट्स हों, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अगला टर्म है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब ओनर ऑफ बिजनेस। याद रखेंगे, ओनर ऑफ बिजनेस। ओनर ऑफ नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रोपराइटर नहीं कहेंगे, बिजनेस के ही ओनर को प्रोपराइटर कहेंगे। और लास्ट टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सेम होता है। और प्रोपराइटरशिप बिजनेस के केस में, प्रोपराइटरशिप बिजनेस का मतलब वन मैन बिजनेस, सिंगल ओनरशिप बिजनेस, उसके केस में फाइनल अकाउंट्स का मतलब 3 कंपोनेंट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नंबर 3 बैलेंस शीट।